बॉलीवुड स्टार सलमान खान, फिर पवन सिंह और अब सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग ने धमकी भरा ऑडियो वायरल किया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कॉल कर बी प्राक से 10 करोड़ रुपए मांगे गए और ये रकम नहीं देने पर मिट्टी में मिला देने की धमकी दी गई है। वही पुराना नाम, धमकी का वही अंदाज। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है? मिलके चलेगा, ठीक है? नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। बदला सिर्फ सामने वाला किरदार। उसको पेपर को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। क्योंकि इस बार लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है बॉलीवुड सिंगर बी प्राक। किसी जमाने में अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर जैसे बॉलीवुड से उगाई करते थे, आज इसी तर्ज पर लॉरेंस आगे बढ़ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस बार बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के लिए धमकी भरा ऑडियो आया है। ये ऑडियो पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी को भेजा गया था। ऑडियो में क्या था, पहले वो सुनिए, फिर लॉरेंस गैंग के आतंक का अंदाजा लगाइए। आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है? उसको पेपर को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहां भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है? मिलके चलेगा, ठीक है? नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। मैसेज भेजने वाले शख्स ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया और दावा किया कि वो विदेश में छिपकर बैठा है और इस ऑडियो को दिलनूर को इसलिए भेजा गया ताकि इसे बी प्राक तक पहुंचा दिया जाए। सिंगर दिलनूर के मुताबिक ऑडियो के साथ उन्हें लगातार 2 दिन कॉल आई, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर बाद में आरजू बिश्नोई के ऑडियो ने उन्हें थर्रा दिया। आरजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव सदस्य है। लॉरेंस गैंग के लिए आरजू फिरौती का काम करता है। रेकी करना, गैंग के सदस्यों को शेल्टर देना, हथियार मुहैया कराना उसका काम है। आरजू बिश्नोई के विदेश में होने का दावा किया जाता है। आरजू बिश्नोई हरी बॉक्सर ज्यादातर काम मिलकर करते हैं। बी प्राक बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। बी प्राक के कई गाने सुपरहिट हुए हैं। बी प्राक के लिए धमकी भरा ऑडियो आने के बाद सिंगर दिलनूर ने एसएसपी मोहाली को शिकायत दी, जिस पर फिलहाल जांच जारी है। नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष और ने सीईओ को लेटर लिखा और अथॉरिटी के स्वास्थ्य नीति को लेकर सवाल उठाए। साथ ही एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने गंभीर आरोप भी लगाए। बताया जा रहा है कि सही समय से इलाज नहीं करने पर कर्मचारी की मौत हुई है। नोएडा के अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया और मजबूरन परिजनों को गाजियाबाद ले जाना पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक गौतम पत्रवाहक के पद पर इंस्टीट्यूशनल विभाग में तैनात था। नोएडा अथॉरिटी के एक एम्प्लॉय की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल में नोएडा अथॉरिटी के नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र सीईओ को लिखा गया और उस पत्र में स्पष्ट किया गया कि सही समय पर इलाज नहीं मिला, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉय की जान चली गई। गंभीर अवस्था में नोएडा अथॉरिटी के जो अस्पताल हैं, जिन पैनलों में उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते परिवार को मजबूरन कर्मचारी को गाजियाबाद ले जाना पड़ा, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि दरअसल में अस्पतालों की तरफ से अनाप शनाप बिल बनाया जाता है और ऐसे में उनको वेरीफाई किया जाता है। लेकिन अब एक तरफ नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हैं, दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी के अफसर। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। शामली में जिला पंचायत के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडों के बल पर हाईवे पर चल रही गाड़ियों को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ड्राइवर से जबरन पैसे वसूल कर रहे हैं। आरोप है कि वसूली के दौरान ना तो जिला पंचायत की कोई अधिकृत रसीद दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं। ड्राइवर्स के साथ अभद्रता और डराने धमकाने के आरोप भी हैं। वहीं वायरल वीडियो का प्रशासन ने संज्ञान लिया और ठेकेदार को सख्त निर्देश भी जारी किए। ठेकेदार अपने लड़कों के माध्यम से उनका शुल्क वसूली करता है, जो गजट नोटिफिकेशन में जो भी रेट है उससे वसूली की जा रही है।
जब ये हमारे संज्ञान में आया इसका वीडियो का, तो हमने ठेकेदार को वहाँ पे जांच कराई और ठेकेदार को निर्देश कर दिया गया है कि आगे से कोई इस तरीके से डंडा लेके वसूली नहीं करेगा, नियमानुसार शांतिपूर्वक वसूली करेंगे और अगर इस तरह पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी से पहले देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया। यह साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले, उन्होंने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर ला दिया। खुफिया जानकारी में संकेत थे कि खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन 26 जनवरी के मौके पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जांच जैसे ही आगे बढ़ी, सामने आया कि साजिश की जड़ें पंजाब से निकलकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। मकसद था राष्ट्रीय पर्व के दौरान हमले कर दहशत फैलाना और देश का माहौल बिगाड़ना। इसके बाद स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस ने मिलकर एक सुनियोजित ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद मोहाली स्टेट स्पेशल सेल ने BKI और KCF से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 2 गिरफ्तारी पंजाब से हुई, जबकि मास्टरमाइंड को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। जांच में दावा किया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध एक सुनियोजित आतंकी साजिश पर काम कर रहे थे। इनके निशाने पर थे पंजाब शिवसेना के दफ्तर, हिंदू संगठन और शिवसेना के बड़े नेता, पंजाब की सरकारी इमारतें और ऐसे करीब 10 लोग जिन्हें पहले से सुरक्षा मिली हुई है। साजिश के तहत इन ठिकानों पर हैंड ग्रेनेड हमले की योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपी पाकिस्तान और यूके में बैठे खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया उर्फ रिंदा और कुलवंत सिंह उर्फ कांता उर्फ मान सिंह के निर्देश पर काम कर रहे थे। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती की जा रही थी और खालिस्तानी आतंकवाद के नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा रहा था। जिस सोशल मीडिया नेटवर्क का जिक्र हुआ, वही इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी बनकर सामने आया। न्यूज 18 इंडिया पर अब उन 3 चेहरों को देखिए जो 26 जनवरी से पहले देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी में थे। कुलदीप सिंह, अवतार सिंह और करणवीर। जांच में सामने आया कि पंजाब से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की पूछताछ के दौरान दिल्ली कनेक्शन का खुलासा हुआ। ये तीनों आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स के लिए काम कर रहे थे। इनके निशाने पर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली की सरकारी इमारतें और प्रमुख लोग भी थे। हथियारों की बरामदगी के बाद ये साफ हो गया है कि पूरी साजिश विदेश में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर रची जा रही थी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का प्रतीकात्मक और सुरक्षा महत्व सबसे ज्यादा होता है। जिस खतरे की ओर इशारा किया गया, उसकी परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। अब सिलसिलेवार तरीके समझिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स की उस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा जो 26 जनवरी से पहले रची गई थी। दरअसल मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जब खुफिया इनपुट के आधार पर काम शुरू किया, तो सामने आया कि BKI और KCF पंजाब में हैंड ग्रेनेड हमलों के जरिए माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी इनपुट पर SSOC और काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना ने साझा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो विदेशी हैंडलों के इशारों पर टारगेट किलिंग और रेकी में जुटे थे। हथियारों की बरामदगी के बाद जांच आगे बढ़ी तो नेटवर्क की जड़ें जम्मू कश्मीर तक पहुंची, जहां से मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी ने इस साजिश का बड़ा खुलासा कर दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का अहम चेहरा कुलदीप सिंह उर्फ काला था, जो दिखने में एक साधारण किसान था, लेकिन भीतर ही भीतर खालिस्तानी आतंक की बड़ी कड़ी बन चुका था। हरियाणा के सफीदों का रहने वाला कुलदीप सिंह सोशल मीडिया के जरिए KCF के लिए काम कर रहा था। कुलदीप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं की पहचान करता, उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता और फिर विदेशी हैंडलरों तक उनकी जानकारी पहुंचाता था। 20 से 25 दिनों में ग्रुप डिलीट करना होता था, रेकी वीडियो साझा करना होता था और टारगेट तय करना उसको टास्क दिया गया था। जांच में उसके मोबाइल से बरामद सामग्री ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी से पहले देश की सुरक्षा के लिए यह साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक थी।
रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंदा डेयरी प्लांट में आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। इनकम टैक्स की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। डेयरी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए गए और कंप्यूटर से सेव डेटा की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जांच के दौरान डेयरी का गेट बंद रखा गया। कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई इनकम टैक्स में गड़बड़ी से जुड़ी हो सकती है। सूत्रों का यह भी दावा है कि कई कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वो प्लांट नहीं आ रहे। चित्रकूट से खबर, जहां एक अनोखा मामला सामने आया। एक गुमशुदा भैंस बिट्टू के 74 दिन बाद लौटने की खबर चर्चा का विषय बन गई। दरअसल बिट्टू 1 नवंबर से गायब थी, जिसके बाद भैंस मालिक ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी कहीं से सूचना मिली कि भैंस पास ही के गांव के घर में बांधी गई है, जिसके बाद भैंस मालिक ने जाने पर दूसरे गांव के लोगों ने भैंस देने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और मामला थाने तक पहुंचा। इसके बाद भैंस किसकी है, इसका फैसला उस पर ही छोड़ दिया गया। पुलिस की सहमति से एक अनोखा फैसला लिया गया और भैंस को उसके असली मालिक के घर 600 मीटर दूरी पर छोड़ा गया और कहा गया कि भैंस खुद से उसके घर जाएगी, उसी की भैंस मानी जाएगी। जिसके बाद भैंस को आज़ाद करते ही वो दौड़ते ही वो अपने असली मालिक के घर पहुंच गई। 74 दिन बाद भैंस की वापसी की चर्चा पूरे इलाके में चर्चा बनी हुई है। कितने बजे छोड़ी गई थी आपके यहाँ? 4 साढ़े 4 का टाइम था। कहाँ छोड़ी गई थी? ये शिशु मंदिर स्कूल के सामने। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सर वहाँ से अपनी भैंस, मेरी भैंस दौड़ते हुए मेरे घर में आके घुस गई। फिर वहाँ से संस्था वाले, पुलिस, करीबन 9-10 आदमी सब थे। इसके बाद में सर जी भैंस मुझे दे के और सब लिखा पढ़ी। मतलब निर्णय हो गया कि भैंस आपकी है। जब भैंस आप घर आके पहुँच गई तो भैंस का कुछ नाम रखे क्या आप लोग? बिट्टू नाम रखा है सर जी भैंस का नाम।